चुके हैं। उसके बाद की कहानी अगर हम देखें तो 17, इसमें बच्चों किसी को तकलीफ? 17 में किसी को भी तकलीफ? 18 में बच्चों मैंने तुम्हें आंसर करेक्ट करवा दिया था। इन्होंने जो पूछा है वो है फाइंड रेट ऑफ फ्लो। क्या पूछा है? रेट ऑफ फ्लो। तो रेट ऑफ फ्लो का जनरल मतलब हम वॉल्यूम फ्लो रेट मानते हैं, और वॉल्यूम फ्लो रेट अगर मैं मानता हूं तो वो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया इंटू वेलोसिटी अगर मैं करता हूं तो 0.02 इंटू 2.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड ये होना चाहिए। आंसर तुम्हें 4 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, तो अगर वो स्पीड पूछता है स्पीड तो आंसर 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। लेकिन उसने स्पीड नहीं पूछा है, उसने वॉल्यूम फ्लो रेट देखा पूछा है, तो करेक्ट आंसर बच्चों ये होना चाहिए। बताओ बच्चों, अभी इसमें कहीं कोई तकलीफ? तो वही मैं बता रहा हूं, उसका कोई रोल नहीं है। अगर वो इस क्वेश्चन में स्पीड पूछता, मान लो क्रॉस सेक्शन हाफ कर दिया, तो स्पीड हो गई डबल, इधर हो गया 0.01, यहां से भी फ्लो रेट निकालोगे तो वही आएगी। तो पूछा फ्लो रेट, अगर स्पीड पूछता तो आंसर 4 मीटर पर सेकेंड होता। अभी ये क्लियर है? चले आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। ये थ्योरेटिकल है, मैंने तुम्हें कई बार बताया कि दो स्ट्रीमलाइन क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं है। उस वजह से दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को नहीं काटेंगे। कोई तकलीफ? क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कोई तकलीफ बच्चों किसी को भी? चले आगे। अब डीसीटी 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कोई तकलीफ बच्चों किसी को भी? किसी को भी डाउट बच्चों? फर्स्ट सेकंड बच्चों मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी डिस्कस करूंगा लास्ट में करूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें कोई तकलीफ बच्चों किसी को भी? क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बच्चों कोई डाउट? 4 मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखो बच्चों। फोर्थ अगर बच्चों मैं डिस्कस करता हूं तो तुम देखो इस तरह का डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, डायग्राम तुम्हारा इस तरह से है। ठीक है, इसमें मैंने तुम्हें करेक्शन ये करवाया था कि भाई तुम इसमें 0.5 जो ये यहां तक था उसे यहां तक कर लो। ये चीज क्लियर है? वैसे देखा जाए तो वो भी सही है, क्योंकि हमें इसी को गीला करना है। अगर इसको क्रॉस करना है तो कोई दिक्कत नहीं, वो 0.5 भी डायग्राम सही था। सही है, वो 0.5 भी सही है, क्योंकि हमें इतने हिस्से को ही तो क्रॉस करवाना। बच्चों ये पॉइंट अभी क्लियर है? अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो एक बार मैं क्वेश्चन फिर रीड कर रहा हूं, फिर डिस्कस करता हूं। For the arrangement shown in the figure, find the time interval after which water Z ceases to cross the wall. तो बच्चों इस दीवार को क्रॉस करने से रोकना है, तो जो डायग्राम था वो सही था, वो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम वो सही है। जो मैंने करेक्शन करवाया था वो छोड़ सकते हैं। अब ये 1 मीटर डिस्टेंस पे है, 0.5 से नीचे आ रहा है, तो अगर मैं रेंज लिखता हूं तो स्पीड इंटू टाइम, रेंज मुझे 1 चाहिए, स्पीड मुझे √2। मान लो ये हाइट h, तो स्पीड √2gh। टाइम अगर मैं लिखता हूं तो 2 इंटू 0.5 बाई जी। जी यहां से कट गया, ठीक है, 0.5 इंटू 2 1, तो 1 इक्वल टू √2h। h यहां से आ गया 1/2 यानी कि 0.5 मीटर। बोलो बच्चों, यहां तक कोई तकलीफ? ये चीज क्लियर है? तो बच्चों जब पानी की हाइट 0.5 मीटर तक रह जाएगी तो वो उस दीवार को गीला करना बंद कर देगा। ये चीज क्लियर है? इसमें कोई तकलीफ? ठीक है, अब देखो, पहले पानी 0.81 तक है, अब 0.5 तक पहुंच गया, तो उतने टाइम तक ही वो गीला करेगा या क्रॉस करेगा। तो 0.81 से 0.5 का टाइम मैं लिख रहा हूं। लास्ट टाइम पे बच्चों मैंने फॉर्मूला बताया था टाइम,
ए बाई ए, तो 0.5 और 1, तो 0.5 अपॉन 1, फिर √2h, तो 2 इंटू 0.81 अपॉन 10, 2 इंटू 0.5 अपॉन 10। बच्चों सॉल्व कर लेना आ जाना चाहिए। एक बार बच्चों पूरा क्वेश्चन देखो, अगर कहीं तुम्हें तकलीफ लग रही हो तो पूछो। वापस मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन में तुमसे पूछा है कि 1 मीटर या उस दीवार को क्रॉस करना कब बंद करेगा। तो रेंज जब 1 से थोड़ी कम हो जाएगी तो क्रॉस करना बंद कर देगा। थोड़ी कम की कोई डेफिनेशन नहीं है, तो 1 ले लेंगे। तो यहां से हाइट 0.5 आई, तो पानी की हाइट जब घट के 0.5 रह जाएगी तब वो क्रॉस करना बंद कर देगा। तो पानी की शुरुआती हाइट है 0.81, उसको घटा के 0.5 करना। तो टाइम टू लेवल डाउन मैंने कल फॉर्मूला बताया था, शुरुआती हाइट 0.81, बाद की हाइट 0.5। आंसर बताओ, कहीं तकलीफ हो इसमें भी, किसी को भी दिक्कत? चलें आगे, ठीक है। अब फिर देखो, ये था फोर्थ। फिफ्थ बच्चों मैंने फिलहाल मना किया है। सिक्स्थ में कोई तकलीफ? सेवंथ बच्चों, इसमें कोई तकलीफ? सेवंथ सेकंड पार्ट बताता हूँ, फर्स्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ फर्स्ट क्लियर है, मैं सेकंड पे फोकस कर रहा हूँ। उसे देखो, इस सिलेंड्रिकल टैंक with a height 1 meter filled with water to its rim. What time is required to empty tank through an orifice at bottom? The cross section of orifice is 1 by 400 of tank. Find the time required for the same amount of water flowing out of tank if the water level in the tank is maintained constant at height 1 meter from orifice. ठीक है, तो बच्चों अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, आवाज बंद हो जाए, इधर सब फोकस करें। देखो, क्वेश्चन में तुम्हें ये दिया है 1 मीटर तक ये टैंक भरा है, बॉटम पे इसके होल कर दिए, ठीक है। एरिया का रेशो 400 है, तो खाली होने का टाइम क्या लगेगा? पहले पार्ट में ये पूछा है, तो पहले पार्ट में 2 1/g और यहां 0, सॉल्व हो जाएगा। बोलो बच्चों, इसमें अभी कोई डाउट? अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है वो समझो। इतने ही पानी को बाहर निकालना, लेकिन रफ्तार फिक्स लेनी। और रफ्तार कौन सी लेनी है कि मान लो ये टैंक हमेशा भरा रहे। 1 मीटर पे हमने लेवल फिक्स कर दिया है। कैसे कर दिया? कहीं से कुछ पानी वानी गिरा रहे होंगे, कुछ भी कर रहा, वो हमें मतलब नहीं। 1 मीटर पे लेवल फिक्स, तब इतने ही पानी को बाहर निकलने में क्या टाइम लगेगा? दूसरा पार्ट क्लियर है? अब समझो, पानी अपने पास कितना है, इसका एरिया ए, इसका एरिया स्मॉल ए। तो पानी का वॉल्यूम अगर मैं लिखता हूं, तो पानी का वॉल्यूम है ए इंटू हाइट, इतना पानी बाहर निकलना है। वॉल्यूम फ्लो रेट मैंने तुमको सिखाया है ए इंटू स्पीड, 2g, और हाइट है अपने पास 1। अब मान लो उसको टी टाइम लग रहा है, तो इंटू टी। समझो, 1 सेकेंड में फ्लो होने वाला वॉल्यूम ये, स्पीड इंटू एरिया। अब मान लो टी टाइम खाली होने में ले रहा है, तो 1 सेकेंड में इतना वॉल्यूम निकल रहा है, तो टी टाइम में वॉल्यूम निकलेगा इतना, और हमें पूरा खाली करना है, तो ये। लेकिन यहां हम स्पीड फिक्स लेंगे क्योंकि उसने 1 मीटर पे लेवल फिक्स कर दिया। अब ए बाई ए, वो मेरे पास आ गया 400, ये आ गया √20, ये मेरे पास आंसर। समझ गए? बोलो, देखो वापस बताता हूं। हमें दिया है कि वाटर लेवल फिक्स कर दिया, तब इतना ही पानी निकलने में कितना टाइम लगेगा? तो पानी का अमाउंट देखूंगा एरिया इंटू हाइट, इतना वॉल्यूम है, तो इतना वॉल्यूम खाली होना है। 1 सेकेंड में खाली होने वाला वॉल्यूम एरिया इंटू स्पीड इंटू टाइम। अब लेकिन हम स्पीड फिक्स लेंगे क्योंकि वाटर लेवल फिक्स कर रखा है 1 पे, तो √2gh। तो ये वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड,
1 सेकंड में फ्लो होने वाला वॉल्यूम इनटू टाइम। बताओ बच्चों, अभी इसमें कहीं कोई तकलीफ? क्लियर है अभी? है ठीक है। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। 8th, इसमें कहीं कोई तकलीफ? 8th, बोलो बोलो, हैंड राइज करने जो कुछ पूछ रहे हैं। हाँ। Hole is made in a side of tank at a distance y below the liquid surface. The liquid emerges from the hole land at a distance x from the tank. ठीक है। If y increases from 0 to h, x first increase then decrease. तो बच्चों बिल्कुल सही बात है। मैंने तुम्हें बताया कि बीच में रेंज मैक्सिमम होती है। तो शुरू में जब तुम यहां पे होल करोगे 0, यहां करोगे 0, यहां मैक्सिमम, तो शुरू में रेंज बढ़ेगी, बाद में रेंज कम होगी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। x इज मैक्सिमम फॉर y इक्वल टू h बाई 2, वो भी सही है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज h, बच्चों मैंने बताया वो भी यही आता है, वो भी सही है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x डिपेंड ऑन डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, बस ABC सही हो जाए। बच्चों बताओ, इसमें अभी कोई तकलीफ? अभी ये क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कोई तकलीफ किसी को भी? चले आगे। तो इसमें बच्चों मैंने तुम्हें 9 तक ही दिए थे। अब इसके बाद DCT 2 से मैंने तुम्हें कुछ, सॉरी, एक्सरसाइज 1 से क्वेश्चन दिए थे पिछले टर्म पे, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, उस पर आते हैं। तो उसमें बच्चों एक मैंने क्वेश्चन नंबर 4 दिया होगा। 4 में कोई तकलीफ बच्चों? 4 में कोई भी डाउट? इसके बाद बच्चों तुम देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये मैंने दिया होगा, इसमें कोई तकलीफ? 9 में किसी को भी तकलीफ? ओके। बच्चों याद करो, मैंने इक्विलिब्रियम इन टू लिक्विड डिस्कस किया है, वही पैटर्न का क्वेश्चन है। नीचे एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है 13.5 और इसमें 1/5 ऑफ वॉल्यूम है, तो बाकी 4/5 तुम्हारा ऊपर वाले में होगा और वो है तुम्हारा वाटर यानी कि वाटर। ठीक है। अब तुम्हें निकालना है इसके मटेरियल की डेंसिटी। तो मैंने तुम्हें बताया है V1 रो 1, V2 रो 2, इक्वल टू टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो V कट गया, बस आंसर। मैच नहीं कर रहा, मैंने मैच तो नहीं करवाया, एक बार मैं वापस रीड करता हूं फिर डिस्कस कर। ठीक है। मेटालिक स्फीयर फ्लोट जस्ट सिंक, चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है, करते हैं। देखो, 4 ये और ये, तो ये हो गया 17.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 5 रो ऑब्जेक्ट। इसको इसमें डिवाइड करते हैं, 5 थी 15। आंसर क्या दिया है? क्लियर है भैया? ओके बच्चों, इधर देखें, यहां तक कोई तकलीफ? ठीक है। इसके बाद बच्चों मैंने इसमें 12th नंबर दिया होगा, इधर तुम 12th में किसी को डाउट? 12th 13, इसमें कोई डाउट? 14, इसमें कोई डाउट? 14, ठीक है। मैं डिस्कस कर रहा हूं, इधर आप वहां से उठ जाओ, तुम आगे आ जाओ, कॉर्नर में जो बैठे हो पीछे उठ जाओ वहां से। आपसे ही बोल रहा हूँ, आप फर्स्ट बेंच पे आ जाओ। तो बच्चों मैं 14 नंबर डिस्कस कर रहा हूं, उसे तुम देखो। Two bodies are equilibrium when suspended in water from the arm of balance. तो बच्चों ये कोई बैलेंसिंग आर्म मान लो, तराजू की आर्म मान लो। ठीक है। इससे मान लो एक ऑब्जेक्ट को टांगा, दूसरे ऑब्जेक्ट को टांगा।
ठीक है। अब देखो, द मास ऑफ वन बॉडी इज 36, दूसरे का मास तुम्हें बच्चों दिया है 48 ग्राम, इसकी डेंसिटी तुम्हें दी है 9 ग्राम पर ml, सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml, इसकी डेंसिटी पूछी है। क्लियर है क्वेश्चन? तो बच्चों अब समझो, ये एक बैलेंस की आर्म है, तो नॉर्मली जो तराजू अगर तुम देखते हो उसमें दोनों तरफ लेंथ बराबर होती है। इधर बच्चों आवाज जो आ रही है बंद कर लें। दोनों तरफ लेंथ बराबर होती है, उधर भी। अब देखो, अगर हमें तराजू को बैलेंस करना है तो यहां लगेगा mg, यहां लगेगा बॉइंसी, यहां लगेगा mg और यहां लगेगा बॉइंसी। क्लियर है? अब ऑब्वियस सी बात है, बॉइंसी कम होगा तो ओवरऑल फोर्स नीचे आएगा, ओवरऑल फोर्स नीचे आएगा। तो दोनों की लेंथ बराबर है, बैलेंस करने के लिए टॉर्क बराबर चाहिए। तो लेंथ अगर बराबर है तो फोर्स बराबर होगा, तभी टॉर्क बराबर हो पाएगा। तो अब मुझे फोर्स बराबर करना है, तो देखो इसकी डेंसिटी 9 है, मास 36 है, तो इसका वॉल्यूम लिखता हूं 36/9, इसका वॉल्यूम आ गया 4, इसका वॉल्यूम कितना आ गया 4। अब बच्चों इसकी 4 डेंसिटी 4 वॉल्यूम है 4 ml, तो ये आसपास से कितना पानी हटाएगा 4 ml, 4 ml पानी का वजन कितना हुआ 4 ग्राम, तो 36 इसका ऑलरेडी है, 36 ग्राम इसका ऑलरेडी वजन है, 4 ग्राम इस पे बोएंसी लगेगा क्योंकि 4 ml ये पानी हटाएगा। तो नीचे ओवरऑल फोर्स बताओ कितना बचा, 4 ऊपर है 36 नीचे, नीचे फोर्स कितना बचा 32। तो अगर हमें बैलेंस करना है तो यहां भी नीचे फोर्स कितना होना चाहिए 32, 48 पहले से लग रहा है, बताओ कितना लग जाए कि 32 हो जाए। 32 नीचे फोर्स करना है, 48 पहले से लग रहा है, कितना हो जाए कि 32 हो जाए 16। तो 16 फोर्स होना चाहिए। 16 फोर्स होने के लिए आसपास से कितना ml ऑफ पानी हटाएगा 16 ml, 16 ml पानी हटाने के लिए इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए 16 ml, तो इसका वॉल्यूम होना चाहिए 16 ml। अब वॉल्यूम 16 ml है तो डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो 16 3। एक बार फिर समझो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, बैलेंस है। बैलेंस तब होगा जब फोर्स बराबर हो। फोर्स बराबर करने के लिए हमने क्या किया, इधर इसका वॉल्यूम निकाला 36/9 4, तो ये 4 ml पानी हटाएगा तो फोर्स 4g, 36 4, 32 फोर्स इधर आया, तो यहां भी 32 होना चाहिए। 48 ये है, ये अगर 16 हो जाए तो 32 हो जाएगा। 16 होने के लिए 16 मिलीलीटर पानी हटाना पड़ेगा, तो वॉल्यूम 16 मिलीलीटर, डेंसिटी 3। बताओ कहीं तकलीफ हो? अभी क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, फिर मुझे बताओ, ये था अपने आप में 14, 15 नंबर, इसमें कोई तकलीफ बच्चों? 15 देख लेते हैं। In order that a floating object be in stable rotation equilibrium, center of buoyancy कहाँ होना चाहिए वो तुम्हें पता करना। ठीक है, देखो बच्चों, बच्चों मान लो यहां तक तुम्हारा पानी भरा हुआ है, यहां तक पानी भरा हुआ, मान लो कोई ऑब्जेक्ट इसमें मैंने रख दिया, ऐसे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, एक बार यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट लेके चल रहा हूं और मैंने मान लिया 10 मीटर का ऑब्जेक्ट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास पक्का 5 पे होगा, तो mg पक्का 5 पे लगेगा। अब ये इतना डूबा हुआ है तो बॉयंसी फोर्स डूबे हुए के मिड पॉइंट पे लगेगा,
तो mg तो यहां लगेगा और बॉयंसी फोर्स यहां कहीं लगेगा। बच्चों समझे, mg तो एक्चुअल सेंटर ऑफ मास पे लगेगा और बॉयंसी डूबे हुए के सेंटर ऑफ मास पे। अब मान लो मैं हल्का सा डिस्प्लेस, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होगा तो mg लग रहा है इधर, बॉयंसी लग रहा है इधर, तो इसका एक टॉर्क आएगा, वो इसको ऐसे घुमा देगा। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुई। ये कैसी इक्विलिब्रियम हुई? अनस्टेबल। क्योंकि थोड़ा भी मैंने डिस्टर्ब किया तो mg इधर है, f इधर है, वो उसको घुमा देगा, तो वो वैसी सिचुएशन में नहीं रह पाएगा। तो अगर अपना बॉयंसी सेंटर नीचे हो तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगी। ये पॉइंट क्लियर है? बॉयंसी सेंटर नीचे हो तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आगे आते हैं, एक और सिचुएशन लेते हैं। मान लो बच्चों दोनों की डेंसिटी इक्वल है, तो लगभग 100% वो डूब जाएगा। तो mg यही होगा, बॉयंसी भी फिर यहीं लगेगा। अब मान लो मैं डिस्टर्ब करता हूं, डिस्टर्ब करूंगा तो mg इधर है, बॉयंसी भी इधर है, तो टॉर्क कितना हुआ? जीरो। जीरो टॉर्क रहा तो ये चीज होगी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये चीज कैसी होगी? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो अगर बॉयंसी सेंटर और mg कोइंसाइड कर रहे हैं तो वो अपना न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये दो पॉइंट क्लियर है। अब मान लो मैं एक और सिचुएशन लेता हूं। एक और सिचुएशन बच्चों इस तरह से समझो, जैसे तुमने एक लकड़ी की स्टिक ली, लकड़ी की स्टिक ली और इसके नीचे तुमने मान लो थोड़ा लोहा चिपका दी। समझ रहे हो? लकड़ी की स्टिक ली, उसके नीचे तुमने कोई लोहे का पार्टिकल चिपका दी। तो अब समझो, अब तुम उस स्टिक को पानी में गिराओगे तो लोहा वाला पार्ट नीचे होगा, यहां मान लो थोड़ा लोहा चिपका हुआ है, ठीक है? तो नॉर्मली सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर होना चाहिए, मान लो ये मिड पॉइंट है, लेकिन इस लोहे की वजह से अब सेंटर ऑफ मास खिसक के इधर आ गए। बॉयंसी सेंटर डूबे हुए के मिड पॉइंट, तो यहां मान लो बॉयंसी सेंटर है, तो mg यहां लगेगा, बॉयंसी फोर्स यहां लगेगा। अब देखो, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूं तो डिस्टर्ब करूंगा, बॉयंसी फोर्स यहां है, mg यहां है, तो बच्चों मैंने इसको यूं घुमाया है, लेकिन तुम देखो टॉर्क उल्टी डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। तो मैंने घुमाया यूं है लेकिन टॉर्क उल्टी डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, तो वो उसको वापस सीधा कर देगा। तो डिस्टर्ब करने के बाद वो अपनी स्टेट में आना चाह रहा है, इसी को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ पाए बच्चों? तो तीन तरह से हमने डिस्कस किया। पहले केस में क्या था? बॉयंसी सेंटर नीचे था, mg ऊपर था, तो उस केस में थोड़ा भी डिस्टर्ब करने पे वो वैसे ही पलट रहा था, तो उसे हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड केस में दोनों कोइंसाइड कर रहे थे, तो तुम जैसे भी घुमाओगे वो वैसे ही अटक जाएगा, वो होगी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और यहां अगर मैंने डिस्टर्ब किया तो मैंने यूं घुमाया, ये इधर घुमाएगा, देखो ये ऐसे, ये ऐसे, तो यूं घूमेगा, तो ये उल्टी डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो वो वापस उसी स्टेट में ले आएगा, तो इसे हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए शर्त ये निकली कि भाई जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है, कहां गया ये सेंटर? अच्छा, मैंने इधर लगा, अच्छा ये नॉर्मल सेंटर ऑफ मास, अच्छा मैंने यहां लिखा दिया है, mg इधर, इधर लगाऊंगा। तो जो सेंटर ऑफ मास है और ये है बॉयंसी सेंटर, बॉयंसी सेंटर के नीचे सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। तो कंक्लूजन समझो, अगर सेंटर ऑफ मास बॉयंसी सेंटर के नीचे है तो स्टेबल, कोइंसाइड कर रहा है न्यूट्रल, ऊपर है तो अनस्टेबल। क्लियर है भैया? अब इसका जो भी आंसर है वो देख लेना। चलें आगे बच्चों, ठीक है। अब बच्चों फिर देखो, 15 के बाद बच्चों 18 नंबर एक मैंने दिया होगा, 18 नंबर
इसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, तुम लोग देखो। तो 18 नंबर बच्चों ये वाला क्वेश्चन है। इधर पीछे तुमको मैं पहले भी कई बार क्लास में टोक चुका हूं, इधर देखो। 18 नंबर बच्चों थोड़ा इसमें रोटेशनल मिक्स है। देखना, इस पॉइंट का एक्सीलरेशन अगर a है तो इसका एक्सीलरेशन होता है 2a। अगर प्योर रोलिंग है तो इसका आगे की तरफ एक्सीलरेशन 2a। जैसे सेंटर की वेलोसिटी v तो टॉप पॉइंट की वेलोसिटी 2v। बच्चों ये रोटेशन में पढ़ा होगा, रोटेशन में बहुत स्टैंडर्ड है, आई थिंक पढ़ा होगा। तो अब अगर नहीं पता है तो मुझसे अलग से डिस्कस कर लेना, बट बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि यहां अगर वेलोसिटी v है तो इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 0, इसकी वेलोसिटी 2v। प्योर रोटेशन में ऐसा होता है। इधर तुम दोनों ओके। बच्चों आप मुझे बताओ ये रिजल्ट पता है कि नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो फिलहाल मान लो, उसकी डिस्कशन में फिर टाइम लग जाएगा। फिलहाल मान सकते हो प्योर रोलिंग में यहां वेलोसिटी 0 होती है, यहां v, यहां 2v। तो ऐसी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अगर मैं देखता हूं तो यहां 0, यहां a, यहां 2a। तो इस पॉइंट का एक्सीलरेशन 2a होगा, ये फिलहाल तुम्हें मानना है। ये रोटेशनल से रिलेटेड है, उसकी डिटेल में अभी मैं नहीं जा रहा हूं। वो मान लो, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिलहाल मान लो। अब देखो, इसका सेंटर पॉइंट ए एक्सीलरेशन से जा रहा है तो इसका टॉप पॉइंट तुम्हारा 2a एक्सीलरेशन से जाएगा। अगर ये 2a एक्सीलरेशन से जाएगा तो जो ये ट्यूब है वो भी 2a एक्सीलरेशन से जाएगी, क्योंकि वो ऊपर रखी हुई है। ये पॉइंट समझे बच्चों? तो जो ट्यूब है वो 2a एक्सीलरेशन से आगे जाएगी। ये बात क्लियर है? अब क्वेश्चन की जहां तक मुझे रिक्वायरमेंट है ये है कि पानी बाहर ना आए, पानी बाहर ना आए। तो बच्चों बताओ, ये हवा में है, इधर प्रेशर क्या होगा? पी नॉट। ये भी हवा में है, पी नॉट। तो यहां से यहां तक मैं इक्वेशन लगा रहा हूं, यहां से यहां तक मैं इक्वेशन लगा रहा हूं। तो देखो, पी नॉट, नीचे आ रहा हूं तो बढ़ेगा रो जी एच, आगे जा रहा हूं तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में प्रेशर कम होता है, तो माइनस का रो और एल इक्वल टू पी नॉट। एक्सीलरेशन लेकिन 2a लेना पड़ेगा, एक्सीलरेशन 2a लेना पड़ेगा। रो यहां से कट गया, तुमसे पूछा क्या है वो देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, तो यहां से देखो जी एच बाई 12, जी एच बाई 12 मतलब आगरा ऑप्शन की कंसेप्ट बच्चों ये था कि उसका एक्सीलरेशन 2a होगा। अब इसमें कहीं कोई तकलीफ? ठीक है ये, चलें बच्चों आगे। ठीक है बच्चों, मुझे फिर बताओ 19 नंबर, इसमें कोई तकलीफ? 19, 20, इसमें कोई तकलीफ? ठीक, आगे देखो बच्चों। इसके बाद अगर मैं आऊं तो 25, कोई तकलीफ बच्चों? ठीक है। 26, इसमें कोई तकलीफ? 26, ठीक है। 28 शायद दिया होगा बच्चों, मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखो 28। इसमें बच्चों तुम्हें दिया है कि भाई ऐसे कोई जहां तक मुझे याद है बच्चों, ओरिजिनल क्वेश्चन जो ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाँ है। ओरिजिनल क्वेश्चन में डायग्राम भी था, पर नहीं भी हो तो उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिना डायग्राम के भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ये कोई सिचुएशन है, ठीक है। देखो, ए यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, मास एम, तो मास एम, लेंथ एल, ठीक है भाई। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, सस्पेंडेड विथ लेंथ वर्टिकल फिक्स पॉइंट, वो सब ठीक है। आधा डूबा हुआ है, L/2, ठीक है भाई।
लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा, एक्सटेंशन निकालना, स्प्रिंग में एक्सटेंशन निकालना। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों समझो आप, इधर अगर स्प्रिंग में एक्सटेंशन वो पूछ रहा है, इसका मतलब पक्का है कि भाई mg बॉयंसी से ज्यादा रहा होगा, तभी तो एक्सटेंशन आएगा। देखो समझो, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा बॉयंसी। अगर दोनों बराबर हैं तो स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं आएगा। अगर बॉयंसी ज्यादा हुआ तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा, और mg ज्यादा हुआ तो स्प्रिंग को खींच देगा। तो अब वो एक्सटेंशन पूछ रहा है, इससे साबित होता है कि भाई mg बॉयंसी से ज्यादा रहा होगा। ठीक है, अब देखो एक्सटेंशन मैंने x माना तो kx फोर्स हो गया, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर, तो kx प्लस बॉयंसी mg के बराबर। kx बॉयंसी में लिख रहा हूं, एरिया इंटू L/2 इंटू सिग्मा जी। बोलो कोई तकलीफ हो? अब मास लिख रहा हूं, मास के टर्म्स में आंसर है तो लिखने की जरूरत नहीं है। बस ठीक है बच्चों, एडजस्टमेंट कर लेना, आ जाएगा। आंसर में अगर कोई गड़बड़ लग रही हो तो बताओ। बस ठीक है, एडजस्टमेंट कर लेना, मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। बताओ अभी इसमें कहीं कोई तकलीफ? ठीक है, ओके। बच्चों बताओ और कुछ इसमें था क्या? यहीं तक था ना? ठीक है। अब बच्चों जो हम लास्ट टर्म पे बर्नौली इक्वेशन पढ़ रहे थे उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं, उससे तुम देखो। तो कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट बच्चों मैंने तुम्हें बर्नौली के रिगार्डिंग बता दिए थे। वो थ्योरेटिकल पॉइंट तुम्हारे ये थे। पहला पॉइंट, बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल कब है? तुम दोनों डिस्कशन बंद करो, स्पेशली तुमको मैं बार बार देख रहा हूं, ध्यान रखो इसका। तो अब बच्चों देखें, बर्नौली इक्वेशन तुम्हारी वैलिड कब है? वैलिड तब है जब फ्लो तुम्हारा स्टडी हो। स्टडी फ्लो को ही हम स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में किसी भी स्ट्रीमलाइन के अक्रॉस वैलिड होगा। जैसे ये मान लो लिक्विड फ्लो कर रहा है, मान लो तुम पानी ऐसे फैला रहे हो तो ऐसे लेयर्स बन के गिरेगा, तो इन्हीं को हम स्ट्रीम लाइन्स बोलते हैं। अब कोई भी स्ट्रीम लाइन ले लो, ये स्ट्रीम लाइन ली या ये स्ट्रीम लाइन ली, तो इस स्ट्रीम लाइन के अलोंग वैलिड होता है। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब किस पे बेस्ड होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड होता है। बर्नौली इक्वेशन किस पे बेस्ड होती है? वर्क एनर्जी थ्योरम। कहती हमसे क्या है? हमसे कहती है कि एक स्ट्रीम लाइन के अलोंग किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी का एडिशन फिक्स होता है या एनर्जी फिक्स रहती है। पॉइंट क्लियर है बच्चों? स्ट्रीम लाइन के अलोंग टोटल एनर्जी का एडिशन फिक्स रहता। क्लियर है? अब बच्चों मैं चीजें डिस्कस कर रहा हूं तो उसे तुम देखो। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और रह गया था, मैंने बताया था बाद में डिस्कस करेंगे, तो उससे बच्चों डिस्कस कर रहा हूं, उसे तुम देखो। देखो एक क्वेश्चन था सेकंड नंबर, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसे देखो। देखो मान लो बच्चों ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया, पानी ऐसे आ रहा है v वेलोसिटी से, तो ये एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर बच्चों इधर होगा। तो इस क्रॉस सेक्शन से कितना पानी क्रॉस करेगा उसको अगर हम लिखना चाहें तो फ्लो रेट हो जाएगी a डॉट बी, एरिया इंटू वेलोसिटी। क्लियर है? अब वापस देखो, मान लो ये सिचुएशन रही, एरिया इस तरह से, लेकिन पानी ऐसे तिरछा आ रहा है, पानी तिरछा आ रहा है, तो बच्चों सोच के बताओ उस केस में ज्यादा पानी इसमें भरेगा या इस केस में? उस केस में पूरा पानी प्रॉपरली क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेगा, तो इस केस में ज्यादा पानी क्रॉस करेगा, इसमें कम करेगा। मान लो ये एंगल थीटा है, तो अब अगर मैं इसमें फ्लो होने वाला पानी लिखता हूं तो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो a डॉट बी,
ए डॉट बी, ये चीज समझे। मान लो यही एरिया है, पानी ऐसे फ्लो करा रहे, बताओ इसमें से कुछ भी क्रॉस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि 90 एंगल है 0। समझ गए बच्चों? तो अब इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं बच्चों, वॉल्यूम फ्लो रेट, ये मान लो एरिया, वेलोसिटी। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ए डॉट बी, ए डॉट बी। कोई तकलीफ? एरिया वेक्टर होता है, समझो मैं बताता हूं। ये एरिया है, तो इसकी दो डायरेक्शन हम कंसीडर करते हैं, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। ठीक है? तो डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा। कई बार हम इसे डायरेक्शन मान लेते हैं, कई बार इसे मान लेते हैं। तो एरिया को हम दोनों तरह से ट्रीट करते हैं, कई बार वेक्टर की तरह से भी ट्रीट करते हैं। ठीक है? तो इतना बच्चों नोट कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। ठीक है बच्चों, हटा दूं अब इसे। अब क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है, हम उस पे आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, हटा दूं ना अब इसे। तो बच्चों पहली सिचुएशन मान लो ये है, इसमें मैं अमाउंट ऑफ वाटर निकालना चाह रहा हूं। तो एरिया ये रहा, ए, ये एरिया वेक्टर, पानी ऐसे गिर रहा है, तो जो ये एंगल है वही ये एंगल है। ठीक है? तो पहले केस में अगर मैं लिखता हूं तो ए वी कॉस 60, तो पहले केस में बच्चों ए बी बाई 2। बताओ कहीं कोई तकलीफ इसमें? ये वाला क्लियर है? इस केस में तुम्हारे पास कितना आ गया, ए बी बाई 2। ये क्लियर है ना? कर लो इतना, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। उसमें दो डायग्राम तुम्हें दे रखे हैं, जैसे शायद ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है डीसीटी 3 का। अब इसे बच्चों मैं हटा रहा हूं। ठीक है? कर लो। ठीक है बच्चों, हटा दूं अब इसे। अब दूसरा डायग्राम देखो बच्चों, वो तुम्हारे पास ये है। ठीक? अभी भी 60 डिग्री पे ही पानी गिर रहा है। ठीक है? तो अब ध्यान से देखना, तुम्हारे पास एरिया लेकिन ये वाला है, ये वाला एरिया है। अब ये एरिया तुम्हारे पास ए है, ये एरिया ए है। तो बच्चों ऐसे समझो जैसे तुम्हारे पास एक कुकम्बर है, कुकम्बर को तुम पूरा ऐसे काटो, बिल्कुल वर्टिकली ऐसे काटोगे, तो तुम्हें जो पीसेस मिलेंगे, मान लो तुम ऐसे काट रहे हो बिल्कुल वर्टिकली, तो तुम्हें पीसेस एकदम गोल गोल ऐसे मिलेंगे। समझे? अब कई बार हम कुकम्बर को ऐसे तिरछा काटते हैं, तिरछा काटते हैं, तो तिरछा काटते हैं, तो उस केस में तुम कुकम्बर देखोगे तो ऐसे इलिप्टिकल शेप में तुम्हें मिलता है। तो एक ही कुकम्बर है, पहले तुम यूं काट रहे हो और फिर मान लो ऐसे तिरछा काट रहे हो। तो तिरछा काटोगे तो ये मिलेगा, सीधा काटोगे तो ये मिलेगा। तो ये एरिया ए है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका एरिया ज्यादा होगा, इसका एरिया ज्यादा होगा। ये पॉइंट समझे? अब समझो, ये वाला एरिया ए है, तो मान लो मैंने उसको तिरछा काटा, तो ये एरिया ए डैश, ये एंगल है 30। ठीक है? तो कॉस 30 ए बाई ए डैश, तो जो ए डैश तुम्हें मिलेगा
a बाई कॉस 30 √3/2 2a बाई √3। ये पॉइंट बच्चों पहले समझ। देखो ये एरिया ए है, तो जो तिरछा एरिया है इधर तुम ध्यान रखो, हर बार जगह बदलना ना पड़े। ये ए, ये A1, ये 30, तो इस A1 की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई 2a बाई √3। ये पॉइंट बच्चों समझ पाए, इसमें कहीं कोई तकलीफ? ठीक है, अब वापस देखो, ये तुम्हारा तिरछा सा एरिया है, ये A1 वाला एरिया है, वेलोसिटी ऐसे आ रही है, वेलोसिटी का एंगल अभी भी वर्टिकल से 60 है, लेकिन इसका एंगल, इसको मैंने ऐसे 30 घुमा दिया, 30 घुमा दिया है, तो पहले एंगल बीच का 60 था, लेकिन एरिया को अगर 30 घुमा दूंगा तो ये एंगल तुम्हारे पास 30 बचे। बच्चों फिर समझो, देखो पुराना केस ये है, ये V, ये A 60, मान लो मैंने इसको 30 डिग्री घुमा दिया, 30 डिग्री घुमा दूं, ये फिक्स रखा, इसको 30 डिग्री घुमा दिया तो 60 डिग्री ये था, 30 डिग्री घुमा दूंगा तो जो बीच का एंगल 60 है वो घट के कितना हो जाएगा 30। तो अगर मैं इसको ऐसे 30 डिग्री घुमा दूंगा, 30 डिग्री घुमा दूंगा तो बीच का एंगल 30 डिग्री कम हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी हमने उसी एंगल पे रखी। देखो वेलोसिटी अभी भी 60 पे है, वर्टिकल से यहां भी 60 पे, तो वेलोसिटी तो बदली नहीं, एरिया को 30 डिग्री घुमा दिया, तो बीच का एरिया 30 डिग्री कम होके ये हो जाएगा। अब अगर मैं फ्लो रेट लिखता हूं, फ्लो रेट, तो सेकंड केस में मैं लिख रहा हूं A1 V, A1, A1 तुम्हारे पास है 2a बाई √3, B cos 30 √3/2, तो AB कितना आ गया, AB, AB और पहले कितना आया था AB/2, तो AB और AB/2 रेशो कितना हो गया तुम्हारे पास, 2 या 1/2, जिससे जिसका पूछा। कंसेप्ट समझ पाए बच्चों? अभी इसमें कहीं कोई तकलीफ? तो सिंपली A डॉट भी अगर थोड़ा एंगल वेंगल पे हो तो ये कर सकते, कर लो फटाफट, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। इसमें कहीं तकलीफ लग रही हो जरूर पूछें। बच्चों हटा दूं अब, कर लो फटाफट। बच्चों अभी हटा दूं इसे, ठीक है। अब बच्चों मैं टॉपिक पे आ रहा हूं, तो उस पे आते हैं। बर्नौली इक्वेशन मैंने तुम्हें बताया स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टडी फ्लो के लिए ही वैलिड है, वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, और इसके अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है। इसके बाद बच्चों तुम ये डायग्राम बना लो, जैसे बच्चों ये कोई ट्यूब है, जैसे मान लो घरों में पानी फिट रहता है, पानी की पाइपलाइन जाती है, वैसे ही मान लो, तो पानी की पाइपलाइन ऐसे जा रही है। कई बार रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि आगे एरिया ज्यादा होता है, ऊपर एरिया कम होता है, और ऐसा नहीं कि ये केवल इतनी ही है, इधर भी आगे जा रही होगी, उधर भी आगे जा रही होगी,
बट हमने कोई एक हिस्सा ले लिया, तो इसमें हम मान के चल रहे हैं कि पानी स्ट्रीम लाइन में ऐसे फ्लो कर रहा। इधर की साइड जो एरिया है वो है A1, ये हाइट जो है ये मैंने एक रेफरेंस लेवल मान लिया है, उससे इसकी जो ये हाइट है वो है H1, यहां प्रेशर है P1 और स्पीड स्पीड V1। सिमिलरली दूसरी साइड A2 है एरिया, V2 है स्पीड, रो अपनी डेंसिटी, रो क्या है डेंसिटी, और ये प्रेशर P2, ये रेफरेंस लेवल से हाइट H2, रेफरेंस लेवल से हाइट H2, वो अलग लेके चल रहा है। डिपेंड ऑन क्वेश्चन सेम भी हो सकती है, लेकिन हम एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं तो ये अलग है। जैसे बच्चों कुछ है नहीं, ठीक है, इसी से समझते हैं बच्चों। इधर इतना बच्चों डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं आगे चीजें डिस्कस करता हूँ। पीछे कर लो बच्चों इतना। तो डायग्राम बच्चों समझ पाए, जैसे कोई ट्यूब है, कंटिन्यूअस ट्यूब होगी, उसका एक छोटा सा हिस्सा बताया गया, तो उस छोटे से हिस्से में यहां प्रेशर P1 है, ये चीज है प्रेशर, स्पीड V1, एरिया A1, डेंसिटी रो, हाइट H1, इधर हाइट है, ये हाइट है। तो मैंने कोई एक रेफरेंस लेवल लिया, तो इधर वाले पॉइंट की हाइट है H1, उधर वाले पॉइंट की हाइट है H2, ठीक है। अब जो ये मैंने अंदर ब्लू कलर से ड्रॉ किए वो है अपनी स्ट्रीम लाइन। तो बर्नौली थ्योरम हमसे ये कहती है कि इस पे कोई भी पॉइंट ले लो, उस पे सभी एनर्जी का पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट हो। अब तीन तरह से हम एनर्जी डिफाइन करते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक प्रेशर एनर्जी, ठीक है। अब समझो बच्चों, इसे लिखना नहीं है, इसे केवल समझना है। देखो, बताओ बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ एम स्पीड का स्क्वायर। अब मुझे पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, तो मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा। अब बताओ मास बाई वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो हाफ रो वी स्क्वायर। तो हाफ रो वी स्क्वायर तुम्हारी क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाफ रो वी स्क्वायर तुम्हारी क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाफ एम वी स्क्वायर को वॉल्यूम से डिवाइड किया, मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी, ये चीज तुम्हारी है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इतना समझ पाए? अब वापस आओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क पावर एनर्जी में पढ़ते हो, mgh। अब मुझे पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, तो डिवाइड बाई वॉल्यूम। बताओ मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी, तो रो जी एच। रो जी एच तुम्हारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बताओ इसमें कोई तकलीफ? अब प्रेशर एनर्जी हम कैसे डिफाइन करते हैं उसे देखो। प्रेशर का वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कैसे लिखोगे? प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क हो गया, वर्क ही एनर्जी होती है, तो ये वर्क या एनर्जी हो गया। अब इसी को तुम लिखते हो पी डीवी। याद करो, ए डी एक्स क्या होता है? वॉल्यूम डीवी।
तो ये एनर्जी हो गई। मुझे पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम डीवी है, उससे डिवाइड कर दो, कट गए। तो प्रेशर ही प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। प्रेशर ही प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ये चीज समझे। प्रेशर को ही हम प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं। तो वापस समझो, एनर्जी लिखना है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन ही एनर्जी होता है। अब फोर्स लिखा प्रेशर इंटू एरिया, एरिया इंटू डीएक्स चेंज इन वॉल्यूम डीवी। तो ये तुम्हारी एनर्जी हो गई। मुझे पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, कट गया। तो प्रेशर ही प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है। अब बर्नौली थ्योरम हमसे ये कहती है कि भाई प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का एडिशन किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट हो। इस स्ट्रीम लाइन के किसी भी पॉइंट पे इन तीनों का एडिशन कांस्टेंट होगा। ये हमसे बर्नौली थ्योरम कहती है। कि कैसे आता है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, बट स्टेटमेंट समझ पाए। जो मैंने लास्ट में लिखा है वो यही चीज है कि हर एक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। ये चीज समझे। अब इसके बाद बच्चों तुम इसे इसे लिख लो। पी का मतलब होता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ रो वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट। इतना कंप्लीट कर लो। ये कैसे आता है ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी मैंने डायरेक्ट लिखा। अब बच्चों जो इक्वेशन तुम्हारे सामने है, इस पूरी इक्वेशन को मान लो मैं रो जी के मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड कर रहा हूं। तो अभी देखना, फिर बाद में लिख लेना, अभी केवल समझो। मान लो इस पूरी इक्वेशन को P डिवाइडेड बाई रो जी, इधर डिवाइड करोगे रो जी एच को रो जी से, और इधर डिवाइड करोगे हाफ रो बी स्क्वायर अपॉन रो जी, और यहां कांस्टेंट बाई रो जी। तो बच्चों मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स की बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट या वेरिएबल। कांस्टेंट। हम जो फ्लूइड डिस्कस कर रहे हैं वो कांस्टेंट डेंसिटी का है, तो ये कांस्टेंट। ग्रेविटी कांस्टेंट वेरिएबल। तो कांस्टेंट को और कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो राइट साइड तो रहा कांस्टेंट। अब बताओ, रोजी कट गए, क्या बचा, हाइट। ये क्या बचा, हाइट। यहां देखोगे कट गया, वी स्क्वायर बाई टू जी, वी स्क्वायर बाई टू जी। कहीं याद आ रहा है क्या होता था, किसी ऑब्जेक्ट को फेंको किस हाइट तक जाएगा, वो होता है वी स्क्वायर बाई टू जी। तो अब समझो, ये हाइट है, तो ये भी डायमेंशनली हाइट होना चाहिए, मैच कर रहा। ऐसे ही इसको भी डायमेंशनली देखो, P इक्वल टू रो जी एच। तो जी एच से डिवाइड, इससे रो जी से डिवाइड करोगे तो हाइट। तो ये भी हाइट की डायमेंशन है, ये तो हाइट है ही है, वो भी हाइट की डायमेंशन। समझ गए। अब समझो, जो ये चीज है, ये चीज, इसको टेक्निकली हम बोलते हैं प्रेशर हेड। इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड। इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी हेड। इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी हेड। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल हेड। तो नाम पता होना जरूरी है, क्योंकि कई बार बहुत सिंपल सा तुमसे पूछा वेलोसिटी हेड बताओ, तुम्हें याद ही नहीं कि भाई वेलोसिटी हेड क्या होता है। डेटा पूरा दे रखा है, वो सॉल्व हो जाएगा। यहां तक कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद बच्चों तुम इसमें लिख लो डिवाइड इक्वेशन बाय रोची। ये तुम्हारे पास आ जाएगा, ये प्रेशर हेड
ये पोटेंशियल हेड, इसी को ग्रेविटेशनल हेड भी बोलते हैं, ये वेलोसिटी हेड। अब ये जो हमने इक्वेशन, बच्चों इधर आए, ये जो इक्वेशन हम लिख रहे हैं, इसमें हम एक चीज और मान के चल रहे हैं कि प्रोसेस आइसोथर्मल, कहीं भी लिक्विड का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस मानते हुए हम ये मान के चल रहे हैं, और अपने सिलेबस में वही रहता। जो हम पढ़ते हैं बर्नौली इक्वेशन, वो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ही पढ़ते हैं। क्लियर है? तो बाई चांस कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछता है कि बर्नौली इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं वो किस तरह की प्रोसेस के लिए, तो वो आइसोथर्मल के लिए। हम अपने सिलेबस में आइसोथर्मल के लिए ही पढ़ते हैं। इतना क्लियर है? इतना और कंप्लीट कर लो। अब बच्चों एक बार जस्ट जेई में एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्वेश्चन आ गया, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन जे एडवांस में एक बार बस एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसी के बाद जस्ट मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, हालांकि वो फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं रहता है, मैं खुद भूल जाता हूँ। उस क्वेश्चन को वर्क एनर्जी थ्योरम से भी किया जा सकता है, पर एक्चुअल में वो जो क्वेश्चन आया हुआ है इतना कॉम्प्लेक्स है, इतनी कैलकुलेशन है कि आज तक मैंने कभी पूरा सॉल्व करके नहीं देखा। तो पॉइंट मेरा ये है, केवल उस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फॉर्मूला वो लिखवा रहा हूँ, बट एक्चुअल में वो सिलेबस में नहीं है। वो हायर स्टडीज एमएससी या इंजीनियरिंग वगैरह में रहता है, पर ये कई बार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाते हैं। तो केवल उस पर्पज से वो फॉर्मूला बता रहा हूँ, बाकी उसको ना तो याद रखने की ऐसी कोई जरूरत है, ना ही कोई मतलब का फॉर्मूला। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई बर्नौली थ्योरम, तो हम आइसोथर्मल ही मान के करते हैं। समझ रहे हैं? केवल मैं उसमें फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, वो भी उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। बाकी उस फॉर्मूले का कोई कहीं कोई लॉजिक नहीं है, ना ही वो अपने सिलेबस का। समझ गए बच्चों? यहां तक कर लिया? ठीक है। अब बच्चों मैं इसे हटा रहा हूं। अब इसी फॉर्मूले को बच्चों वापस लिख लो, लेकिन उसमें मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसमें मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज ये कर दिया है कि मैंने ये किया है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हो गया है। तो गामा अपॉन गामा माइनस वन यहां आ गया है। ठीक, कोई चीजें करोगे तो ये आ जाएगा। तो बस फॉर्मूला लिख लो, वो भी मैंने डायरेक्टली लिखा है, कभी ड्राइव नहीं किया है क्योंकि मतलब भी नहीं। ये चीज बच्चों वही तुम्हारा गामा, गामा मतलब वही सीपी बाई सीबी। तो इतना और कंप्लीट कर लो बच्चों। बच्चों इतना कंप्लीट कर लिया अभी, इसे मैं हटा दूं, कर लो। तो बच्चों अब ये आता कैसे है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो बर्नौली इक्वेशन का बच्चों अब हम डेरिवेशन डिस्कस करने वाले हैं। ये नोट कर लिया ना? ठीक है। तो बच्चों अब तुम हेडिंग लिख लो, डेरिवेशन। डेरिवेशन। तो वापस से बच्चों ये डायग्राम तुम बना लो। अब बच्चों समझो, H1 हाइट, या उस डायग्राम में थोड़ा सा एडिट कर सकते हो जैसा भी ठीक लगे तुम्हें। ये मान लो रेफरेंस लेवल से हाइट H1, प्रेशर यहाँ P1, एरिया A1, यहाँ प्रेशर A2, प्रेशर P2, एरिया A2, स्पीड V2।
डेंसिटी कांस्टेंट रहती है तो यहां भी रो है, यहां भी रो है। अब dt टाइम में मैं डिस्कस कर रहा हूं, dt टाइम में तो यहां स्पीड बच्चों v1 है, यहां स्पीड v1। dt टाइम में बच्चों बताओ लिक्विड कितनी डिस्टेंस चलेगा, v1 dt। dt टाइम में अगर मैं देखता हूं लिक्विड कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v1 इंटू dt। बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत? देखो डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम, तो अगर मैं वहां की डिस्टेंस लिखता हूं तो स्पीड और टाइम dt, तो ये डिस्टेंस आ गई। ऐसी इधर स्पीड मैंने v2 मानी, तो यहां लिक्विड कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्पीड इंटू टाइम v2 dt। बोलो बच्चों यहां तक कोई तकलीफ? ये चीज क्लियर है? अब वापस देखो, मैंने वो जो इंजेक्शन वाला एग्जाम्पल दिया था उसी को तुम समझो। कई बार तुमने देखा है जैसे बोतल लगी रहती है और पाइप के थ्रू मेडिसिन अंदर आती है, तो वैसी सिचुएशन मान लो यहां इंजेक्शन है और इंजेक्शन के थ्रू हम बोतल में कोई मेडिसिन इंजेक्ट करना चाह रहे, तो यहां इंजेक्शन को मैंने ऐसे प्रेस किया तो 50 ml, 30 ml, ये 50 से 30, बताओ कितना इसके अंदर कितनी मेडिसिन होनी चाहिए, इसके अंदर कितनी मेडिसिन होनी चाहिए, 20। तो यहां से 20 ml मेडिसिन इधर गई है, तो यहां भी अगर इधर से इधर मैं देखता हूं तो मेडिसिन कितनी इजेक्ट होनी चाहिए, 20 ml। ये पॉइंट समझे बच्चों? तो अगर जितना वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन यहां गई है उतना ही पक्का वहां से बाहर आनी चाहिए। ये पॉइंट समझे बच्चों? समझ पाए इसे? यहां से अगर 30 ml मेडिसिन गई है तो यहां से भी 30 ही आनी चाहिए। तो जितना वॉल्यूम ये है उतना ही वॉल्यूम ये है। ये पॉइंट क्लियर है? डेंसिटी बदलती नहीं है, तो जितना मास ये है उतना ही मास ये होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है? तो अब मैं मास लिख रहा हूं डीएम, कैसे लिखूंगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम उस साइड से अगर मैं लिखता हूं तो A1 इंटू डिस्टेंस इंटू डेंसिटी, इस साइड से लिखता हूं तो A2 इंटू V2 इंटू dt। तो देखो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास, तो ये दोनों मास बराबर होने चाहिए, मैंने उसको डीएम मान लिया। ये पॉइंट बच्चों क्लियर है? यहां तक कोई तकलीफ? अब बच्चों में यहां वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं, तो वर्क डन बाई प्रेशर, वर्क डन बाई ग्रेविटी, के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये चीज क्लियर है? अब देखो मैं प्रेशर का वर्क डन लिख रहा हूं, तो इस साइड देखोगे प्रेशर का फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो इस वाले एंड पे देखोगे तो प्रेशर का फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। अब प्रेशर का अगर मैं वर्क डन लिखता हूं तो फोर्स, प्रेशर इंटू एरिया, ये तो फोर्स हो गया, इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पास क्या हुआ, v1 dt। बोलो बच्चों कोई तकलीफ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उस साइड प्रेशर का वर्क डन लिखता हूं तो प्रेशर का फोर्स इधर लगेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट उधर है, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट उधर, तो वहां प्रेशर का वर्क डन निगेटिव, P2 इंटू एरिया, ये तो फोर्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट में लिखूंगा तो V2 इंटू dt। तो ये चीज अपने पास प्रेशर का वर्क डन है, ये है प्रेशर का वर्क डन। अब बच्चों m मास का ऑब्जेक्ट है, h हाइट पे ले गया, बताओ ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा, m मास के ऑब्जेक्ट को h हाइट पे ले गया, ग्रेविटी का वर्क डन माइनस mgh। तो अब अगर मैं ग्रेविटी का वर्क डन लिखता हूं तो उसे तुम देखना, माइनस का m हो गया dm g। अब यहां से यहां हाइट डिफरेंस कितनी है,
H2 माइनस H1। वापस समझो, ग्रेविटी का वर्क डन होता है mgh, तो मास मैंने मान लिया dm जी, इन दोनों में हाइट डिफरेंस कितना है, H2 माइनस H1। क्लियर है? फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो माइनस। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ dm, फाइनल स्पीड है v2 स्क्वायर, इनिशियल स्पीड v1 स्क्वायर। बच्चों इतना एक बार चेक करो, ग्रेविटी का वर्क डन बहुत आसान है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी बहुत आसान है, थोड़ा सा बस प्रेशर के वर्क डन में दिक्कत हो सकती है। और ये डेरिवेशन 11th की जैसे जो बुक रहती है सीबीएसई उसमें भी है, तो स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। हालांकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अधिकतर फॉर्मूले से काम चल जाता है, उसमें डेरिवेशन की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ती। बच्चों बताओ, यहां तक कोई तकलीफ? ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब इसको वापस देखते हैं। बच्चों देखना, देखो उधर देखो, a1 v1 dt, a1 v1 dt, a1 v1 dt, a1 v1 dt, उसको क्या लिख सकते हो, dm बाई रो। तो यहां p1 मैंने लिखा dm बाई रो। ऐसे देखो, a2 v2 dt, a2 v2 dt, इसको क्या लिख सकते हो, dm बाई रो। यहां देखो, माइनस का dm जी h2 प्लस का dm जी h1, यहां हाफ dm v2 स्क्वायर, हाफ dm v1 स्क्वायर। बताओ बच्चों, यहां तक कोई तकलीफ? अब पूरी इक्वेशन देखो, सब में dm कॉमन आ रहा है, सब में तुम्हारा dm कॉमन आ रहा है, वो कॉमन आके कट गया, वो कॉमन आके कट गया, तो तुम्हारे पास बच्चों बचेगा क्या? ध्यान से देखना, मैं इधर उधर एडजस्ट करके लिख रहा हूं, एडजस्ट करके लिख रहा हूं, तो देखना 1 वाले एक तरफ, 2 वाले एक तरफ, तो P1 बाई रो, ये GH1, ये मैं इधर ले आता हूं, तो V1 स्क्वायर बाई 2, 2 वाले उस तरफ ले गया, DM तो हर तरफ से कट गया, P2 बाई रो, उसको इधर लाऊंगा प्लस, ये 2 वाला इधर लाऊंगा प्लस हो जाएगा, तो GH2, ये वाला यहीं का यहीं है, तो V2 स्क्वायर बाई 2। अब बच्चों याद करो, अभी अभी जो मैंने तुम्हें रिजल्ट लिखवाया था वो यही था, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन था, चाहो तो इसमें रो का मल्टीप्लाई कर दो, तो वही रिजल्ट आ गया, P प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बाई 2, या हाफ रो V1 स्क्वायर, ऐसी वो है। तो इसी को मान लो मैं रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो फाइनल तुम्हारे पास आएगा रो GH1 हाफ रो V1 स्क्वायर, रो GH2 हाफ रो V2 स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, और यही हमने उस रिजल्ट में लिखा था, जैसे P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो तुम बोल देते हो PV कांस्टेंट, तो ऐसे ही तुम इसको लिख सकते हो P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V स्क्वायर कांस्टेंट। तो ये फर्स्ट रिजल्ट आ गया, ऐसे ही फिर उसको मॉडिफाई करके बाकी तो आ ही जाएंगे। अब बच्चों चेक करो, इसमें कहीं कोई तकलीफ लग रही, तो इतना पहले कंप्लीट कर लो, फिर हम आगे डिस्कस कर। इसमें किसी भी स्टेप में कोई डाउट लग रहा हो आराम से पूछें, तुम दोनों इसे कंप्लीट कर लें। वर्क डन बाय प्रेशर, जैसे समझो, ओके, इस ट्यूब को देखो, यहां से लिक्विड ऐसे अंदर आ रहा, तो प्रेशर का फोर्स मैंने बताया है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर और सरफेस की तरफ, तो यहां प्रेशर का फोर्स इधर है,
और लिक्विड भी इधर मूव कर रहा है, तो वर्क डन प्लस लिखोगे कैसे? देखो, प्रेशर इनटू एरिया फोर्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट v1 dt, समझे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन। फोर्स कैसे लिखोगे? प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट v1 dt। ये क्लियर है? उस साइड देखो, प्रेशर का फोर्स हमेशा सिस्टम की तरफ और सिस्टम के परपेंडिकुलर, तो फोर्स यहां लोगे, डिस्प्लेसमेंट उधर, तो फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क डन नेगेटिव। वर्क डन कैसे लिखोगे भाई? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स प्रेशर इंटू एरिया और डिस्प्लेसमेंट v2 dt। चेक करो बच्चों, कहीं दिक्कत लग रही हो इसमें? तो बच्चों अब मुझे बताओ, इसकी किसी भी स्टेप में कहीं कोई दिक्कत? तो अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें केवल ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, इससे बाकी कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। प्रोसेस याद रहे ठीक है, नहीं याद रहे कोई मतलब नहीं, लेकिन फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, और वो अगर थोड़ी प्रैक्टिस करोगे अपने आप रट जाता है। बच्चों यहां तक अभी कोई दिक्कत? क्लियर है? इधर इधर आ जाओ, ठीक है? अब बच्चों समझो, क्वेश्चन में इसे कैसे अप्लाई करेंगे उसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है। तो अब वो ध्यान से समझो, जो मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट में बताया उस पर फोकस करो। तुम स्ट्रीम लाइन पे 2 पॉइंट लोगे, स्ट्रीम लाइन में 2 पॉइंट लोगे, और याद रहे सेम लिक्विड में लेना, डिफरेंट लिक्विड में नहीं लेना, क्योंकि हम आइडियल लिक्विड पढ़ते हैं उसमें डेंसिटी नहीं बदलती। अब तुमने दो डिफरेंट लिक्विड में अगर पॉइंट बदल ले लिए तो दो डेंसिटी हो गई, तो लिक्विड ने डेंसिटी बदल ली, जबकि हम पढ़ते हैं कि डेंसिटी चेंज ही नहीं होगी। तो जरूरी यह है कि दो पॉइंट लोगे सेम लिक्विड में। क्लियर है? अब उसके बाद रेफरेंस लाइन लोगे, या एक काम करता हूं मैं एग्जांपल डिस्कस करता हूं, उससे क्लियर होगा। इतना सबने कर लिया ना? यहां तक कोई तकलीफ? हटा दूं बच्चों? ठीक है। अब देखो बच्चों, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं। ये एरिया ए, ये हाइट एच, ऊपर का एरिया ए, ठीक है? ये डायग्राम बच्चों तुम बना लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं। बच्चों ये डायग्राम बना लिया? अब बच्चों याद करो, मैंने तुम्हें बताया था अगर हम इस तरह से एच डेप्थ पे होल्ड कर रहे हैं तो उससे लिक्विड जो निकलेगा उसकी रफ्तार क्या होगी? बोलो बच्चों, जो लिक्विड बाहर निकलेगा उसकी रफ्तार √2gh। मैंने वो तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट बताया था। अब हम उसका डेरिवेशन देख रहे हैं कि वो आता कहां से। तो वो आता है बर्नौली थ्योरम से, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो समझते हैं। इतना ड्रॉ कर लिया? ठीक है। अब बच्चों इसमें तुम लिखो, इसमें बच्चों तुम लिख लो, इसे मैं डिस्कस कर रहा हूं केवल तुम समझना। तो इसमें लिख लो, कैलकुलेट, कैलकुलेट स्पीड ऑफ लिक्विड, कैलकुलेट स्पीड ऑफ लिक्विड coming out from hole, calculate speed of liquid coming out from hole, calculate speed of liquid coming out from hole। ठीक है? तो बच्चों अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, तुम देखो, अभी अभी जो हमने बर्नौली इक्वेशन ड्राइव की, ρgh1 हाफ ρv1 स्क्वायर, ρgh2 हाफ ρv2 स्क्वायर। बोलो बच्चों यहां तक कोई तकलीफ? अब समझो,
मान लो बच्चों यहां से लिक्विड बाहर निकल रहा है, तो ये स्पीड है v2। तो बच्चों अगर लिक्विड यहां से बाहर निकलेगा तो बताओ ऊपर का लेवल क्या होगा? कम होगा। तो ऊपर का लेवल कम होगा, बहुत धीरे धीरे कम होगा, बट उसकी कोई ना कोई रफ्तार होगी, वो मैंने v1 मान ली। ये चीज क्लियर है? वापस बताता हूं। यहां से लिक्विड बाहर निकल रहा है, तो ऊपर लेवल धीरे धीरे कम होगा, तो यहां जो लिक्विड बाहर निकल रहा है उसकी रफ्तार v2। ऊपर जो लिक्विड कम हो रहा है वो मान लो v1 रफ्तार से कम हो रहा है। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तुम याद करो, जितना लिक्विड ऊपर से कम होगा उतना ही लिक्विड यहां से निकलेगा। तो मैं लिखूंगा a v1 a v2। बच्चों बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत? ऊपर से जितना वॉल्यूम कम होगा उतना ही वॉल्यूम यहां से बाहर निकलेगा। ये पॉइंट क्लियर है? अब यहां से अगर मैं v1 लिखता हूं तो a बाई ए इंटू v2। ये चीज क्लियर है? अब मैं दो पॉइंट्स ले रहा हूं। एक पॉइंट मैंने ये लिया, एक पॉइंट बच्चों मैंने जस्ट यहां बाहर लिया। अब बच्चों बताओ ये जो रेड से मैंने ड्रॉ किया है ये है रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल। तो अब बच्चों समझो, कोई भी क्वेश्चन अगर तुम्हें सॉल्व करना, सबसे पहले तुम क्या करोगे? दो पॉइंट चूज करोगे। याद रहे वो दो पॉइंट सेम लिक्विड में होने चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है? दूसरी चीज तुम करोगे, रेफरेंस लेवल चूज करो। रेफरेंस लेवल तुम कुछ भी ले सकते हो, आंसर पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा मन करे तुम इसे रेफरेंस लो, नीचे लो, ऊपर लो, सबसे ऊपर लो, यहां लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट बेटर ये है कोई भी एक पॉइंट पे ले लो तो वो आसान रहे। तो रेफरेंस लेवल तुम कहीं भी ले सकते हो, फाइनल आंसर पे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज समझ गए? तो दो पॉइंट तुम्हें किसमें सिलेक्ट करने हैं? सेम लिक्विड में। रेफरेंस लेवल कुछ भी सिलेक्ट करो। अब चीजें बच्चों लिखते हैं। तीन चीजें हमें देखनी है, प्रेशर, हाइट और स्पीड। बच्चों मुझे बताओ, जस्ट आउटसाइड पॉइंट लिया है, जस्ट आउटसाइड, प्रेशर क्या होगा? पी नॉट। ये बिल्कुल टॉप पॉइंट पे पॉइंट लिया है, प्रेशर क्या होगा? पी नॉट। तो अब समझो, P1 ऊपर वाला पॉइंट है, बताओ P1 पे प्रेशर कितना है? बोलो बच्चों, P1 पे प्रेशर पी नॉट। वन पॉइंट की रेफरेंस लेवल से हाइट क्या है? वन पॉइंट की रेफरेंस लेवल से हाइट h। तो h1 की जगह क्या लिखोगे? रो जी h, हाफ रो v1। v1 को मान लो मैं इसके टर्म्स में लिख रहा हूं, a स्क्वायर v2 स्क्वायर। v1 को मैंने ये लिख दी। p2 को बताओ बच्चों क्या है? p नॉट। अब दूसरे पॉइंट की रेफरेंस लेवल से हाइट बताओ। दूसरे पॉइंट, दूसरा पॉइंट मैंने यहां लिया, रेड मेरा रेफरेंस लेवल है, हाइट क्या हुई? 0, हाफ रो v2 स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो पी नॉट कट गए, पी नॉट कट गए, इस टर्म को मैं यहां लेके आ रहा हूं, तो देखो रो जी एच, यहां क्या बचा? हाफ रो v2 स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। पी नॉट कट चुके हैं, ये वाला टर्म 0 हो चुका है, इसको यहां लेके आऊंगा, हाफ रो v2 स्क्वायर कॉमन लिया, ये आ गया, रो यहां से कट गए, रो यहां से कट गए। अब मुझे v2 लिखना है, तो तुम यहां से देखो v2 तुम्हारे पास आ गया 2gh अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो एक बार बच्चों इतना कंप्लीट कर लो, फिर मैं वापस डिस्कस करता हूं। ठीक है? तो इतना कंप्लीट कर लो, फिर मैं वापस डिस्कस करता हूं, एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं, बट पहले इतना कंप्लीट कर लो। ठीक है?
जो डिस्कशन नहीं करें, कोई डाउट हो मुझसे पूछ लें। अब बच्चों वापस इसी में देखना, जब मैंने √2gh तुम्हें बताया था तो इसमें एक शर्त लिखी थी, इफ a इज ग्रेटर देन a, इसका एरिया इससे काफी लार्ज है, तो अगर a स्मॉल a से काफी लार्ज होगा तो इसे निगलेक्ट कर सकते, इसे निगलेक्ट कर सकते हो। तो तुम्हारे पास स्पीड कितनी आ गई, √2gh। ये बच्चों समझे? कहीं कोई तकलीफ? इधर डिस्कशन बंद कर लें। तो बच्चों अब इधर वापस ध्यान दें, ये आवाज जिसकी आ रही है वो बंद कर ले। अब वापस देखो बच्चों, इस फॉर्मूले पे एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन आया हुआ है और कई बच्चों ने उसमें मिस्टेक की थी, तो तुम्हें ये फॉर्मूला कब यूज करना है और ये कब यूज करना है वो समझो। अगर वो तुम्हें दे देता है कि एरिया काफी लार्ज है तो तुम नीचे वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, या उसने तुम्हें डेटा दे रखा है और डेटा देख के तुम्हें समझ में आ रहा है कि भाई एरिया स्मॉल एरिया से काफी लार्ज है, तो तुम √2gh लगा सकते। समझ पाए बच्चों? या फिर उसने एरिया के बारे में कुछ बताया ही नहीं कि लार्ज है या स्मॉल है, तो हम मान के चलते हैं कि एरिया काफी लार्ज है, एरिया काफी लार्ज है तो भी तुम √2gh लगा सकते हो। तो √2gh कब लगाओगे, जब वो तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो मैक्सिमम टाइम यही मान के चलते हैं कि वो वाला एरिया इस एरिया से काफी लार्ज होगा, हम √2gh लगाएंगे। या उसने क्लियरली लिख दिया है कि ऐसा है तो भी √2gh लगाओगे, या उसने डेटा ऐसा दिया है जहां से क्लियरली समझ में आ रहा है कि एरिया स्मॉल एरिया से काफी लार्ज है, तो भी √2gh लगा सकते। लेकिन उसने डेटा ऐसा दिया है कि मान लो एरिया इज 5 टाइम्स ऑफ स्मॉल एरिया, एरिया इज 10 टाइम्स ऑफ स्मॉल एरिया, तो यहां उसका इंटेंशन ये है कि भाई तुम ये वाला फॉर्मेट यूज करो, तब तुम √2gh नहीं लगा सकते। ये पॉइंट समझ गए? इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। अब वापस समझो, √2gh तभी लगता है जब वो ओपन टू एटमॉस्फेयर हो, ओपन टू एटमॉस्फेयर। अब इसी में कई सारे वेरिएशन आते हैं, थोड़े बहुत वेरिएशन किए जाते हैं, सब में 100% प्रोसेस वही रहती है। वेरिएशन कैसे किए जाएंगे, पहले बच्चों मुझे एक बार इसको और बता देता हूं। एक पॉइंट मैंने यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया, रेफरेंस लेवल इसे लिया, फॉर्मूला हमारे दिमाग में फिट होना चाहिए। अब मैं उसे अप्लाई कर रहा हूं, तो 1 पॉइंट एटमॉस्फेयर में प्रेशर P0, रेफरेंस लेवल से h हाइट पे है √gh। स्पीड अगर मैं यहां से लिखूंगा तो इसकी स्पीड ये रही, मैंने यहां रख दी। मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम केसेस में बच्चों एरिया लार्ज दे देंगे, तो इसको नेग्लिजिबल मान के डायरेक्टली जीरो लिख सकते। तुम्हें इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम इसे सीधा जीरो रख सकते। अब P2, यहां प्रेशर P0, रेफरेंस लेवल पे ये जीरो, हाफ रो V2²। क्लियर है? अब P0 कट गया, इसको यहां लेके आया, ये आ गया, एडजस्ट किया, वो आ गया। यहां तक कोई तकलीफ बच्चों? ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन चलो मैं बाद में करवाऊंगा, इतना कर लिया ना? ठीक है। अब होमवर्क तुम पहले लिख लो। हाँ, तो बच्चों एक्सरसाइज 1, ये शायद डिस्कस तो नहीं करती है ना, शायद नहीं किए होंगे। तो बच्चों होमवर्क नेक्स्ट टर्म के लिए इसे लिख लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। एक बार चेक कर लेता हूँ इसमें से उतने टॉपिक हो पाए हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 11 17,
11 17 23rd 24, ठीक है। एक्सरसाइज 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। एडवांस डीपीपी 17 18 19 20 17 18 बच्चों 19 20 अभी इसमें छोड़ देना, केवल 17 18 तक कर लेना। एडवांस डीपी में 19 20 वो अभी हम नहीं कर पाए हैं, मुझे लग रहा था हो जाएगा पर नहीं हो पाया। तो बच्चों ये होमवर्क है, इसे तुम नोट कर लो, ठीक है। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन बच्चों छोड़ देना, बाकी तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, बाकी फिर हम डिस्कस करते हैं।